हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम एक अच्छा और एक मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। यानी कि हमने केमिकल इक्वेशन को राइट करना सीख लिया, बैलेंस, नॉन बैलेंस, बैलेंस कैसे करना है, सारा कुछ कंप्लीट है। लेकिन अब कुछ छोटी छोटी बातें जो टेंथ में भी और टेंथ से ऊपर हायर क्लासेस में यूज होनी है, तो इक्वेशन को बेटर बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम हेडिंग क्या लगा सकते हैं, हम हेडिंग लगा सकते हैं हाउ वी मेक एन इक्वेशन इज मोर इंफॉर्मेटिव। हम और क्या क्या उसमें कर सकते हैं, एक इक्वेशन को एक अच्छा, एक 100% गुड रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं। अब इसमें क्या क्या डिस्कस किया जा सकता है मैं आपसे बता दूं। जैसे कि हम बात करेंगे स्टेट को हम उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम बात करेंगे उसमें हम हीट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं सब कुछ नया आएगा, कुछ हम कर भी चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कुछ कंडीशंस की। किसकी बात कर सकते हैं? कंडीशंस की। कंडीशंस में क्या क्या आ सकता है? कंडीशन में आ सकता है टेम्परेचर, कंडीशन में आ सकता है प्रेशर, कंडीशन में आ सकता है कैटालिस्ट। क्लियर? और कंडीशन में आ सकता है कि अगर हमें कहीं जैसे, अच्छा उसके बाद एक चीज अलग ही बना देते हैं। उसके बाद एक आता है रिवर्सिबल। क्या आता है? एक थोड़ा सा हम रिवर्सिबल की भी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ वन डायरेक्शनल एरो लगाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट हम और जैसे कि जैसे स्टेट हमने किया, हीट किया, कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ओके। और एक पीपीटी का पॉइंट है, वो हम शायद स्टेट में मिक्स कर दें। तो फिलहाल हम चार ही डिस्कस देखते हैं, इसके बाद भी कुछ रहता है क्या? ओके। अब स्टेट का मतलब क्या होगा? स्टेट का मतलब ये होगा कि हमें स्टेट राइट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट राइट विद देयर स्टेट। वो किसके साथ लिखे जाएंगे? अपनी स्टेट के साथ लिखे जाएंगे। अब स्टेट कितने होंगे? स्टेट में होंगे जी, एक तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, और एक तो हो गई, एक होता है एक्वास स्टेट। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको पता है। एक्वास का मतलब क्या होता है? AQ का मतलब क्या होता है? एक्वास, ये होता है एक्वास स्टेट। इसका मतलब होगा कि वाटर एज ए सोलवेंट, वाटर एज ए सोलवेंट। यानी कि जो हमारा केमिकल होगा, वो केमिकल किसके अंदर डिजोल्व होगा? वो वाटर में डिजोल्व होगा। तो केमिकल की अमाउंट कम होगी और वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, उसको बोला जाता है एक्वास स्टेट। डिस्कस करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल कि Mg प्लस में O2 बना MgO। क्लियर? अब इसमें क्या है? इसमें हम अगर ध्यान से देखें, अगर हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं फिलहाल, कि मैग्नीशियम होता है सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड के लिए लिखा जाता है ब्रैकेट में हम S लिखते हैं, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में L लिखते हैं, गैस के लिए ब्रैकेट में G लिखते हैं, एक्वास के लिए ब्रैकेट में AQ लिखते हैं। तो ये सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और MgO जो बनेगा वो भी किस में बनेगा? वो भी सॉलिड ही बनेगा। क्लियर? ओके। अच्छा जी, कोई और एग्जांपल, जैसे कि H2 प्लस O2 और बनेगा H2O। तो H2 किस में है? गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन किस में है?
गैसीय स्टेट में, और जो H2O है, अब H2O किसमें है, लिक्विड स्टेट में। क्लियर? तो ऐसे हम क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, अब क्या बच गया, AQ बच गया। एग्जांपल के तौर पर कि जैसे कॉपर सल्फेट है, इसका होता है एक्वास सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक घोल बनाते हैं, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और फिर उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जाता है, आयरन सॉलिड के साथ करवाया जाता है, और क्या बनता है, यहां से बनता है FeSO4। क्लियर? जो एक्वास सॉल्यूशन बनेगा और प्लस में कॉपर क्या बनेगा, सॉलिड। तो देखो हमने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं इसमें हमने स्टेट रिप्रेजेंट कर दिया, रिएक्टेंट को भी स्टेट के साथ लिख दिया, प्रोडक्ट को भी स्टेट के साथ लिख दिया। अभी हमारा इंफॉर्मेशन बढ़ गया, हमें पता है कि मैग्नीशियम सॉलिड लेना है, क्लियर, कॉपर सल्फेट एक्वास लेना है। अदरवाइज अगर ये इंफॉर्मेशन ना होता तो हम कॉपर को क्या लेते, सॉलिड लेते, और ये रिएक्शन होता ही नहीं। क्लियर? तो स्टेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इससे इक्वेशन कितना बेटर बनता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो रिएक्टेंट बनेगा वो कौन सी स्टेट में बनने वाला है, FeSO4 का क्या स्टेट बनेगा, कॉपर का क्या स्टेट बनेगा। क्लियर? कि यहाँ पर कॉपर एक्वास फॉर्म में था, यहाँ पर कॉपर कौन सी फॉर्म में बन रहा है, सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। क्लियर? तो इससे इक्वेशन क्या है, मोर इंफॉर्मेटिव है, पता चल रहा है कि कौन कौन सी स्टेट है। ओके, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में बात आती है हीट की। किसकी बात आती है, हीट की बात आती है। अब हीट का मतलब क्या होता है, हम हीट लिख सकते हैं, हीट एनर्जी लिख सकते हैं, या सिर्फ एनर्जी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? ओके, ये जो सेकंड है हम क्या लिख सकते हैं, हम हीट लिख सकते हैं, या कई जगह आपको हीट एनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा, और हम सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो हीट वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई रिएक्टेंट है, जब उसने रिएक्ट किया, कोई रिएक्टेंट है जब उसने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट के साथ हीट बनेगा। क्या बनेगा, हीट बनेगा, या हीट एनर्जी या एनर्जी। एग्जांपल के तौर पे कि कार्बन है सॉलिड, इस कार्बन सॉलिड को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और यहां पर बना CO2 गैस, और प्लस में बना हीट। क्लियर? अब कार्बन जब जलेगा तो हीट, देखो लाइट भी हो सकता है, हीट निकल रही है, तो कई बार हीट मतलब सिर्फ एक हाई टेम्परेचर, और कई बार हीट में लाइट भी होती है। फॉर एग्जांपल एक लकड़ी जल रही है, अब लकड़ी जलेगी तो उसमें हीट, हमें गर्मी भी मिलती है और उसके साथ लाइट भी मिलती है, समझ गए। एक कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं जहां पे हमें लाइट नहीं है, सिर्फ हीट है हमारे पास, हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम ऑक्साइड है और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, वाटर वो लिक्विड था, और जब हमने डिसॉल्व किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, एक्वास फॉर्म में बना, और प्लस में क्या निकलेगा, हीट। अब इस केस में तो हीट प्लस लाइट दोनों है, और इसमें सिर्फ क्या है, हीट। क्लियर? तो इन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, इन रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक बोला जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहां पर हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, हीट विद प्रोडक्ट, हीट विद प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और ये एक्सोथर्मिक वगैरह हम आगे टाइप ऑफ रिएक्शंस में करने भी वाले हैं। ये जो वर्ड लिखा गया है एक्सोथर्मिक। क्लियर? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका सेकंड और देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिएक्टेंट को जब हीट दिया जाएगा तब वो किस में कन्वर्ट होगा, तब वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ये इसका अपोजिट हो गया ऊपर वाले का। इसमें हीट किसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ। इसमें हीट किसके साथ है, रिएक्टेंट के साथ। तो ये एक जो था, हीट रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। इस बात का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब, यानी कि रिएक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है? रिएक्शन का रिक्वायरमेंट है हीट। जब तक रिएक्टेंट को हीट नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट के अंदर, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी, तो प्लस में मैंने हीट लिखा, प्लस में मैंने क्या लिखा? हीट मैंने लिखा। क्लियर? और यहां पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ओके। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि इस केस में जो हीट है, अभी मैंने प्लस में लिखा है, ये हीट आप चाहो तो एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, एरो के ऊपर भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशन आएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये हीट प्लस में है प्रोडक्ट के साथ, यहां पर किसके साथ है? रिएक्टेंट के साथ। और रिएक्टेंट वाला हीट एरो के ऊपर भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो पॉइंट हमने कर लिए 2, समझ गए? ओके जी। एक थोड़ा इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं हम दूसरे तरीके से भी इसको बता सकते हैं। दूसरा तरीका मतलब क्या कि अभी एक तो ये सीख लिया कि एरो पर अगर हमने हीट लिखा, इस बात का मतलब तो ये होगा कि वो किसके साथ है? वो रिएक्टेंट के साथ है। कई बार क्या होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और एरो के नीचे हाइफन लगाकर, या आप कह सकते हो नेगेटिव साइन लगाकर हीट लिखा हुआ है, तो इस ऊपर वाले का तो मतलब रहेगा कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये जो नेगेटिव या हाइफन है, यहां ये क्या बताएगा कि हीट रिलीज हो रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप पर आ जाते हैं। थर्ड टाइप हमारा कंडीशंस को लेकर, किसको लेकर है? कंडीशंस को लेकर है। अब कंडीशंस में आ गया टेम्परेचर। अब ये कुछ ऊपर वालों के जैसा है, तो अगर मैं पहले बात करूं कि टेम्परेचर के बारे में मुझे बताना है। अब टेम्परेचर का मतलब हीट ही होता है। देखो, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? हीट ही होता है। क्लियर? और ये पॉइंट किसी इस बात का मतलब है कि रिएक्टेंट को आप गर्म करोगे, रिएक्टेंट को आप टेम्परेचर दोगे, तो इस बात का मतलब यही होता है कि रिएक्टेंट प्लस में हीट, यानी कि जो ऊपर वाला पॉइंट है, कौन से वाला? एंडोथर्मिक वाला। कौन से वाला? एंडोथर्मिक। ये पॉइंट यही मैच होता है। तो रिएक्टेंट प्लस में हीट, या अभी अभी मैंने बताया अब आगे प्रोडक्ट बनेगा, या मैंने अभी अभी ये बताया कि आप एरो पर भी हीट लिख सकते हो। अब इसमें नया क्या है? अब इसमें नया ये है कि हम इसके लिए यूज करते हैं एक साइन का। किसका यूज करते हैं? एक साइन का। और उस साइन को क्या बोला जाता है? डेल्टा, जो किसके जैसा होता है? ट्रायंगल के जैसा। अब आपको हीट वर्ड नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है कि ये रिएक्टेंट था, और इस रिएक्टेंट को हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो आपको एरो पर, देखो हीट वर्ड प्लस में भी आ सकता है, एरो पर भी आ सकता है, लेकिन ट्रायंगल हमेशा ही किस पर लिखा जाएगा? एरो पर लिखा जाएगा। तो ये बात हो गई वही। अब ये किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा। क्लियर? तो इसमें एक साइन हम सीख लेते हैं। तो हीट के लिए वर्ड का यूज हो सकता है, और ट्रायंगल इसमें डेल्टा का साइन होता है, ये ट्रायंगल के जैसा होता है। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके समझ में आनी चाहिए, ये जरूरी है एक केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, +1 वगैरह अभी चलो 10th में तो इतना क्या पता ज्यादा यूज भी ना हो, +1 में अच्छा खासा केमिस्ट्री के अंदर इन साइन का यूज है। अब आ जाता है प्रेशर। अब देखो कुछ चीजों को एक साथ ले लेते हैं। कोई ऐसा रिएक्शन ले लिया हमने, मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है और वो रिएक्ट तब करेगा जब मान लेते हैं कि 10 atm का प्रेशर होगा, 10 atm
का टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर? तो ये तो आ गया प्रेशर, ये आ गया टेम्परेचर, और ये सभी हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर। अब क्या रह गया? कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट होता क्या है, पहले उसको जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। कैटालिस्ट है क्या, उसको पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कैटालिस्ट, अब कैटालिस्ट है वो कोई एटम भी हो सकता है, एटम यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट का पार्टिकल। क्लियर? एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल मतलब कोई कंपाउंड। अब ये चीजें तो आप समझती हो कि एटम और एलिमेंट क्यों लिखा और मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्यों लिखा, ये तो छोटी छोटी बातें होंगी शायद। ठीक है, तो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एलिमेंट कौन कौन, एटम या एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो निकल हो गया, क्लियर, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे कैटालिस्ट होते हैं। कंपाउंड की बात करें तो फॉर एग्जांपल के लिए जिंक ऑक्साइड हो गया या कोई और, ठीक है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, हो सकते हैं। अब कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट इंक्रीज करता है रिएक्शन का स्पीड। क्या करता है? रिएक्शन का जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। रिएक्शन स्पीड को क्या करता है? इंक्रीज करता है। मान लो कोई रिएक्शन 2 घंटे में हो रहा है और वो रिएक्शन मुझे कुछ मिनटों में करवाना है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा? कुछ कैटालिस्ट ऐड कर दूंगा। वो कैटालिस्ट उस रिएक्शन का टाइम बहुत कम कर देंगे, यानी 2 घंटे से हटाकर 2 आवर से डिक्रीज होकर वो रिएक्शन कुछ मिनटों में हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट कोई एटम भी हो सकता है और कोई कंपाउंड भी हो सकता है। एटम यानी कि मॉलिक्यूल हो सकता है। सपोज कर लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई कैटालिस्ट चाहिए, तब क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन ऐसे लिखी जाती है, कुछ रिएक्शन के एरो के ऊपर और कुछ एरो के नीचे लिखे जाते हैं। क्लियर? ओके, रिएक्शन के ऊपर भी हम लिख सकते हैं और रिएक्शन के हम नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं कि जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन से, ठीक है, और हमारे लिए यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3OH, मेथेनॉल बन रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा कि कुछ इसके लिए अब फॉर एग्जांपल 300 APM तो चाहिए प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, और इसके लिए जो कैटालिस्ट चाहिए वो वही जो मैंने नीचे लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। इसके लिए क्या चाहिए? कैटालिस्ट। और उसके बाद क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंडीशंस है इस रिएक्शन के लिए। ये क्या है? कंडीशंस है इस रिएक्शन को करने के लिए। क्लियर? तो ये हमने कंडीशन का भी कर लिया। कैटालिस्ट एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज कर देता है, यानी कि रिएक्शन का जो टोटल टाइम है, प्रोडक्ट बनने का जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम कम हो जाता है। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रिवर्सिबल वाला क्या है। रिवर्सिबल में क्या होता है कि अभी हम सिंगल एरो लगा रहे हैं, यानी कि देखो 2 डायरेक्शन होता है, रिएक्शन के 2 डायरेक्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। देखो, अगर मैंने ये एरो लगाया इसका मतलब होता है फॉरवर्ड। क्या होता है? फॉरवर्ड। और अगर मैंने ये एरो लगाया इसका मतलब होता है बैकवर्ड। क्लियर? और हम लेफ्ट साइड हमेशा क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट, और आगे हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। अब मुझे रिवर्सिबल दिखाना है। रिवर्सिबल का मतलब समझो कि कोई रिएक्टेंट था, उसने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब एक टाइम आया जब प्रोडक्ट बन गया फुल अमाउंट में, मैक्सिमम बन गया जितना बन सकता था।
अगर थोड़ा सा भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदला तो उसी टाइम प्रोडक्ट वापस किस में आ जाएगा, रिएक्टेंट में। क्लियर? कुछ ऐसी कंडीशन है कि रिएक्शन है वो 10 मिनट तो कहां चलती है, फॉरवर्ड, और जैसे आगे 11वां मिनट शुरू हुआ वो वापस से कहां लगती है, बैकवर्ड। ऐसा कुछ है मान लो। अब हम एरो इसमें फुल नहीं लगाते, इसमें एरो लगता है हाफ। क्या लगता है, हाफ एरो लगते हैं। इसको बोला जाता है रिवर्सिबल। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापिस रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन गैस के साथ करवाया, क्लियर, नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करवाया तो कुछ टाइम के लिए तो अमोनिया बनेगा, फिर एक स्टेज आएगा कि अगर आगे फिर अमोनिया बनता है तो वो बना हुआ अमोनिया ब्रेक होकर वापस किस में आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि देखो अभी मैंने इसको ऊपर वाले जितने भी अगर कोई बैलेंसिंग रहता है तो आप वो करके लिखना फिर देखो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक इंफॉर्मेटिव पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि अब इसमें हमें बैलेंसिंग भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऊपर अगर मैंने ध्यान ना दिया हो कि जो मैंने एग्जांपल्स लिखे थे अगर उसमें कहीं बैलेंसिंग जैसे एमजी वाला ही था तो उसमें जब आप अपने फेयर नोटबुक में इनको लिखो तो उसमें बैलेंस करके ही लिखना है। ऐसा ना हो बैलेंसिंग छोड़ दो कि इन पे तो ध्यान दे दिया और बैलेंसिंग के बारे में भूल गए। तो ऐसे बैलेंस कर लेना, जैसे मैंने इसको कर दिया 2 और 3 और 6 और 6, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल। क्लियर? ओके। अच्छा, एक पॉइंट और बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि इतनी तरीके हो, मैं बस मैंने अपने हिसाब से डिवाइडेशन कर दिया इन चीजों का। एक दूसरे के अंदर ये मिक्स हो सकती है। जैसे आपको याद है तो हीट वाला पॉइंट यहाँ भी आ गया था। तो एक दो चीजें और स्टडी कर लेते हैं इसके अलावा। नंबर 4 हो गया। 5 में कई बार क्या है कि गैस प्रोडक्ट के लिए और सॉलिड प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखना ये दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो सॉलिड और गैस प्रोडक्ट के लिए देखो मतलब क्या समझते हैं। पहले मैं बात करता हूं गैस प्रोडक्ट की। अब गैस प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, एक साइन का यूज कर लिया जाता है, अपर एरो का। किसका यूज कर लिया जाता है, अपर एरो का। अपर एरो मतलब कुछ इस प्रकार एरो लगा दिया जाएगा। एक तो होता है कि स्टेट लिखा कि ब्रैकेट में जी लिखा, तब तो समझ आता है कि गैस है। लेकिन अब जी नहीं लिखेंगे, किसका यूज करेंगे, अपर एरो का यूज करेंगे। क्लियर? और एक और समझ लेते हैं, जैसे अब ये चलो इसको पहला मान लेते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा गैस प्रोडक्ट। इसमें क्या है, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे अभी अभी पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हम हीट कर रहे हैं, क्लियर, और बना कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2। अब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा तो CO2 गैस। अब मैं जी नहीं लिखूंगा, अब मैं जी नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, चलो मैं अलग दिखाता हूं ताकि आपको नजर आए। मैंने अपर एरो लगा दिया। अब इस बात का साफ साफ मतलब हो गया कि CO2 जो बन रहा है वो CO2 कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। क्लियर? तो ये अपर एरो होता है गैस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। एक चीज और समझा देता हूं आपको, एक होता है पीपीटी के लिए, यानी कि मैं बता देता हूं सॉलिड प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन में बन गया कोई सॉलिड प्रोडक्ट, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है। सॉलिड प्रोडक्ट की बात करते हैं। सॉलिड प्रोडक्ट का मतलब ये कहां पर बनना चाहिए, इन सॉल्यूशन बनना चाहिए। किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ठीक वैसे ही है जैसे अगर पानी के अंदर पत्थर पड़े हैं तो पत्थर जो स्टोन है वो सॉलिड है, लेकिन वो किसके अंदर है, वो वाटर के अंदर है, यानी कि लिक्विड के अंदर है। उसी प्रकार अगर कोई प्रोडक्ट बना और वो अगर सॉलिड फॉर्म में बना है और वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इस सॉलिड प्रोडक्ट को जो नाम मिलता है वो पीपीटी का मिलता है। किसका मिलता है, पीपीटी का मिलता है। अब ये पीपीटी क्या होती है, पीपीटी एक शॉर्ट फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट का।
प्रेसिपिटेट का मतलब समझो क्या है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि कोई ए था, इसका एक्वास सॉल्यूशन है, प्लस में बी था, इसका भी कोई एक्वास सॉल्यूशन है। ए को भी आपने पानी में घोल रखा है, बी को भी आपने पानी में घोल रखा है, और यहां से कुछ प्रोडक्ट बने, तो जो सी बना वो बना सॉलिड, और जो डी बना वो उसका बना सॉल्यूशन। अब आपको नजर आ रहा है कि सी और डी बने हैं, सी और डी, ए पानी में घुला हुआ था, बी भी वाटर पानी में घुला हुआ था, सी बना सॉलिड और डी बना एक्वास। इस बात का मतलब क्या है कि ये हमारा बीकर था, और इसमें अब जो बना है वो क्या है, वो तो है डी, लेकिन इसके अंदर कुछ और प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ और प्रेजेंट है, और ये क्या है, सी। तो ये तो प्रेजेंट है एक्वास फॉर्म में, और सी प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में। इसको बोलते हैं पीपीटी। ये हमारे रिएक्शन में आएगा, टाइप ऑफ रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे उसमें आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या आएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगा। क्लियर। तो पीपीटी अगर बनता है, जैसे कोई एग्जांपल करवाते हैं आपको, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और इसका एक्वास सॉल्यूशन है। रिएक्शन होता है किसके साथ है, सोडियम क्लोराइड के साथ, इसका भी एक्वास सॉल्यूशन है, और इनसे जो प्रोडक्ट बनने वाला है मैं यहां लिख देता हूं, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AgCl, और प्लस में क्या होगा कि यहां पर बनेगा सोडियम नाइट्रेट AgNO3। अब देखो जरा, अब यहाँ पे साफ साफ नजर क्या आ रहा है कि AgNO3 एक्वास है, पानी में घुला हुआ है, वाटर में डिसॉल्व है, NaCl भी वाटर में डिसॉल्व है, सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट वो भी एक्वास है। अब ये बनेगा सॉलिड फॉर्म में। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि जैसे गैस वाले में या तो मैं G लिख दूं या मैं अपर एरो लगा दूं। इसी प्रकार इस सॉलिड प्रोडक्ट में, ये जो सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम पीपीटी कहते हैं, और ये है इसकी कंडीशन। ये क्या है, इसकी कंडीशन कि वो किसके अंदर होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए। तब हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके यूज हम करते हैं डाउन एरो। क्या यूज करते हैं, डाउन एरो का हम यूज करते हैं। और डाउन एरो बताएगा क्या कि वो चीज नीचे जमी हुई है। अब ये नीचे है, सी जो बना वो मैंने ब्लैक से नीचे बना रखा है, तो डाउन जो चीज है वो बताएगा कि जो हमने बर्तन ले रखा था, जो हमारे अपरेटस थे, जो बीकर था, उसमें वो जो सी बना है वो तली के अंदर है, तली में है, इसका मतलब वो सॉलिड है, वो पीपीटी है। अब मैं यहाँ पर या तो एस लिख दूं या मैं क्या लगा दूं, एरो लगा दूं। क्लियर, ओके, ठीक है जी। तो स्टेट भी लिख सकते हैं और एरो भी लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट थोड़े से मेंटेन करना, अपर एरो डाउन एरो, और एग्जांपल्स लिख लेना। कोई जरूरी नहीं है याद करो, जैसे मैंने कई जगह मैंने आर और पी का यूज करके लिखा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो एक रिएक्शन को बेटर बनाती है, और आपको भी समझ में आता है कि ये डाउन एरो क्या है, अपर एरो क्या है। ठीक है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है केमिकल इक्वेशन को लेकर। ओके, तो ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।